क्या आप ध्यान दे रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी हाल ही में चुपचाप ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं। बिटकॉइन $75,000 को पार कर गया, $76,000 को छूकर वापस आ गया। इथेरियम तो कुल मिलाकर 3 बार कोशिश कर चुका है कि वह $2,387 के प्रतिरोध को तोड़ सके। अभी तक सफल नहीं हुआ है, लेकिन अब भी अपनी गति बनाए हुए है। तो फिर हो क्या रहा है? असल में जब आप अपने आसपास देखते हैं तो निश्चित ही आप देखेंगे कि ज्यादातर व्यक्तिगत क्रिप्टो निवेशक अपने पास की क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बेच रहे हैं। तो फिर उन्हें कौन खरीद रहा है? उन्हें वॉल स्ट्रीट के भेड़िए, संस्थागत निवेशक ETF के जरिए स्पॉट तरीके से इकट्ठा करने लगे हैं। दोस्तों, हम इसे रिपोर्ट्स और ऑन चेन डेटा से देख सकते हैं। आज एक दिलचस्प दिन है। व्हाइट हाउस में जेरेमी पॉवेल को एक चौंकाने वाला अल्टीमेटम दिया गया है। आज हम सिर्फ चार्ट्स की ही नहीं बल्कि रिपल और सोलाना के बीच चल रही अजीब सी छेड़खानी की भी बात करेंगे। अगर तुम्हारे वॉलेट में एक भी क्रिप्टो करेंसी है तो ये 10 मिनट बिना ध्यान भटकाए जरूर देखना, क्योंकि आज जिन बातों पर हम चर्चा करेंगे वे जून में होने वाले बड़े ब्याज दर के फैसले से लेकर बिटकॉइन के $84,000 की यात्रा तक हर चीज को प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं उस बड़े फेड संकट से शुरू करता हूं जिसने बाजार को चौंका दिया है। दोस्तों, एक बार फिर मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। क्रिप्टो के इन मुश्किल दिनों में अगर आप ये वीडियो देखते हुए हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों, कहा जा सकता है कि व्हाइट हाउस में हालात काफी गर्म हो गए हैं। कल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसी घोषणा की कि सिर्फ वॉल स्ट्रीट ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक बाजार सच में हिल गई। ट्रंप ने फेड के अध्यक्ष पॉवेल से साफ साफ कहा, 15 मई को तुम्हारा कार्यकाल खत्म हो रहा है। या तो तुम शालीनता से अपनी कुर्सी छोड़ दो या फिर मैं तुम्हें उस कुर्सी से हटा दूंगा, उन्होंने कहा। दोस्तों देखिए, ये असल में कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये लिक्विडिटी की लड़ाई है। हम क्रिप्टो वालों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? लिक्विडिटी। इस समय फेड ब्याज दरों को 3 से 3.75% के दायरे में रखकर महंगाई को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी दौरान बाजार की भी गर्दन पर दबाव बना हुआ है। ट्रंप की पसंद और अगले उम्मीदवार केविन वार्श को क्रिप्टो समुदाय अच्छी तरह जानता है। केविन क्रिप्टो के समर्थक हैं और ब्याज दरें घटाने के पक्षधर हैं। अब तर्क लगाते हैं, अगर 21 अप्रैल की उस बैठक में वॉर्श की उम्मीदवारी मजबूत होती है तो बाजार आने वाले समय में मिलने वाली अधिक लिक्विडिटी की कीमत को अभी से दिखाना शुरू कर देगा। बाजार कहेगा कि जून में ब्याज दरों में कटौती होने वाली है, पैसे की धाराएं खुलने वाली हैं। यही वह चीज थी जिसने बिटकॉइन को $76,000 के स्तर तक पहुंचाया और फिर थोड़ी गिरावट करवाई। इस समय बाजार में एक अनिश्चितता है। अभी बाजार इंतजार करो और देखो की स्थिति में है। अब यह घटना फेड की स्वतंत्रता पर एक सवालिया निशान है। इसे छाया डालना कहा जा रहा है। क्रिप्टो निवेशकों के लिए मौद्रिक विस्तार 2.0 का मतलब है लिक्विडिटी की प्रचुरता, जिसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए 21 अप्रैल की तारीख याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर इस सत्र को फॉलो करेंगे। अब आते हैं बिटकॉइन की आंतरिक दुनिया पर। कीमत लगभग $75,000 से $76,000 के बीच फंसी हुई है। इसका कारण हम ऑन चेन डेटा से देख सकते हैं। जब हम क्रिप्टो क्वांट डेटा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्सचेंजों में प्रति घंटे 11,000 BTC की एंट्री हुई है। ये 4 महीनों का उच्चतम स्तर है। एक्सचेंजों पर बिटकॉइन आना अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है क्या व्हेल्स बेच रही हैं? नहीं, यहाँ ठीक इसका उल्टा हो रहा है। इस समय व्यक्तिगत निवेशकों ने लंबे समय के लिए निवेश किया था और अब जिन छोटे निवेशकों को पैसों की जरूरत है वे अपने बिटकॉइन बेच रहे हैं। दोस्तों, आपके आसपास भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो क्रिप्टो करेंसी बेचने को मजबूर हैं। कोई कार खरीद रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड कर्ज चुका रहा है, लेकिन कई निवेशक अपनी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन बेच रहे हैं। दोस्तों, यहीं पर हैंडोनफ हो रहा है। इस आपूर्ति को स्पॉट बिटकॉइन ETF जैसे वॉल स्ट्रीट के संस्थागत निवेशक पूरा कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने बाजार में सबसे कम कमीशन वाले बिटकॉइन ETF की घोषणा की, जो केवल 0.14% है और पहले ही हफ्ते में $100 मिलियन की खरीदारी हुई। गोल्डमैन सैक्स भी खाली नहीं बैठा है। उन्होंने भी एक ETF फंड के लिए आवेदन किया है। 15 अप्रैल को ETF में $136 मिलियन आए। मैं बाइनेंस इस्तेमाल करता हूं। अगर आपका खाता नहीं है तो अभी खोलें। स्क्रीन पर दिए QR कोड या डिस्क्रिप्शन लिंक से बाइनेंस से जुड़कर आप 20% कमीशन छूट पा सकते हैं। इसके अलावा आप $600 तक के वेलकम बोनस का लाभ उठा सकते हैं और हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। तुरंत बाइनेंस पर सदस्य बने, अपनी पहचान की पुष्टि करें और इनामों को न चूकें। तो चलिए चार्ट पर नजर डालते हैं। तकनीकी रूप से हम क्या उम्मीद
उम्मीद कर रहे हैं तकनीकी रूप से। इस समय बिटकॉइन के सामने सबसे बड़ा रुकावट $76,800 पर है दोस्तों। ये ब्रेक जोन है, यानी सिरा क्षेत्र। यह वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पिछली गिरावट में खरीदी गई संपत्ति वाले लोग अपने नुकसान से बाहर निकलते हैं। अगर यह स्तर टूटता है और एक शॉर्ट स्क्वीज होता है तो हमारे लिए $84,000 देखना बहुत संभव लगता है। लेकिन अगर हम $75,000 पर बिकवाली के दबाव को नहीं तोड़ पाए और अभी अभी एक लाल कैंडल आई है, तो $72,800 तक एक स्वस्थ गिरावट भी हमें हैरान नहीं करनी चाहिए। तो फिर ऑल्टकॉइन की प्रमुख मुद्रा एथेरियम में क्या हो रहा है? आप जानते हैं, सालों से जब भी कोई महत्वपूर्ण गिरावट के दिन आते हैं तो इस तरह की एक खबर आती है, एथेरियम फाउंडेशन ने एथेरियम बेचा, इस तरह की खबर आती है। ये एक पारंपरिक एथेरियम बिक्री थी, लेकिन फाउंडेशन ने अब इससे पीछे हट गया है। अब उन्होंने कहा है कि वे एथेरियम नहीं बेचेंगे। इसके बजाय वे अपने मौजूदा एथेरियम को स्टेकिंग में लगाएंगे और वहां से मिलने वाली आय से अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। लगभग 70,000 एथेरियम उन्होंने अभी स्टेक कर दिए हैं। इसने बाजार को लंबा संदेश दिया। एक और अहम बात है एथेरियम BTC अनुपात। फरवरी में यह 0.028 था, जो अब 0.0315 हो गया है, यानी पैसा बिटकॉइन से बाहर निकल रहा है। ऐसा लगता है कि यह अब एथेरियम जैसे बड़े ऑल्ट कॉइन्स, प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स की ओर बढ़ रहा है। आप जानते हैं, क्रम कुछ इस तरह था। पहले बिटकॉइन में हलचल होती थी, फिर एथेरियम, सोलाना, रिपल, BNB, डोज और सुई जैसे बड़े कॉइन्स में हलचल आती थी। उसके बाद कम मार्केट कैप वाली परियोजनाएं कॉइन्स शो करती थी। ये क्या है? ये पुराना बुल मार्केट क्रम है। अगर अभी देखें तो बिटकॉइन बुरी स्थिति में नहीं है। एथेरियम, रिपल और सोलाना में पैसे का जाना ये सवाल उठाता है कि क्या यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। ये आज के सबसे वायरल विषयों में से एक है। सोलाना के आधिकारिक अकाउंट से XRP के बारे में ट्वीट किया गया। सोलाना का जिफ इस तरह की उलझन, यानी यह बहुत ही दिलचस्प विकास है। फिलहाल बाजार रैपिड रिपल की अफवाहों से हिल रहा है। सोलाना के संस्थापकों का हर संपत्ति के लिए पूंजी बाजार का विजन XRP जैसी विशाल लिक्विडिटी को सोलाना नेटवर्क पर लाना हो सकता है। सिर्फ यह खबर ही XRP वायदा सौदों में खुले पोजीशन को 5% बढ़ाने के लिए काफी थी। अगर यह एकीकरण होता है तो यह न केवल रिपल के लिए बल्कि सोलाना के लिए भी अच्छे विकास और कीमतों में सकारात्मक असर ला सकता है। अब हाल ही में वीडियो के अंत में मैं ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल हैक के बारे में बताऊंगा। अगर आपको याद हो तो हाल ही में एक हैक की घटना हुई थी। ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल 1 अप्रैल को, यह भी असल में सोलाना प्रोटोकॉल है और उस समय सोलाना में एक मूल्य गिरावट देखी गई थी क्योंकि सोलाना में भी बिक्री हुई थी। ये $285 मिलियन मूल्य का हैक था, यानी यह कोई छोटा हैक भी नहीं था। धीरे धीरे यह पता चलने लगा कि इस हैक के पीछे उत्तर कोरियाई हैकर हैं। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों, यह असल में कोई हैक नहीं है। मतलब न कोई सॉफ्टवेयर खामी मिली, न पासवर्ड टूटा और न ही डाटाबेस पर हमला हुआ। इसके बजाय इन्होंने लोगों को धोखा दिया। सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इन्होंने ड्रिफ्ट के सुरक्षा परिषद के सदस्यों को मना लिया, उनसे उनके अधिकार सौंपने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिया। यह हमें एक बार फिर ये बात याद दिलाता है, सुरक्षा की परत में सबसे कमजोर कड़ीकोट नहीं है, अभी भी इंसान ही है, अभी भी हम ही हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो का अंत आ गया है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या लिक्विडिटी आएगी? इसका संकेत हमें 20 अप्रैल की बैठक में धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। क्रिप्टो इसे झेल रहा है। बिटकॉइन ने अच्छा प्रदर्शन किया। खराब मैक्रो आंकड़ों, युद्ध और लगातार समस्याओं के बीच अगर 2026 तक क्रिप्टो न भी टिके, बिटकॉइन ने डट कर सामना किया। हम हर साल कहते हैं ना, अगला साल बेहतर होगा। देखिए, इसका मतलब है कि 2026 2025 से भी बुरा रहा, 25 भी 24 से ज्यादा खराब रहा। इसका मतलब है कि कुछ प्रक्रियाओं में हाँ, नीचे की ओर भी जाया जा सकता है। लेकिन यह मत भूलिए, अर्थव्यवस्था हमेशा एक साइंस तरंग की तरह चलती है, यानी बहुत ऊपर जाती है। अमीर लोग बनते हैं, फैक्ट्रियां खुलती हैं, फिर हालात बिगड़ते हैं, गिरावट शुरू होती है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, फिर कोई और उन्हें खरीद लेता है। अर्थव्यवस्था सालों से हमेशा इसी तरह आगे बढ़ी है, यानी हर गिरावट का अर्थव्यवस्था में एक निचला स्तर जरूर होता है और फिर से सुधार भी आता है। इतिहास में यह कई बार दोहराया गया है। आप सोचते हैं कि शायद आप अभी वित्तीय रूप से इतिहास के सबसे बुरे दौर में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास में वित्तीय रूप से इससे भी कहीं ज्यादा बुरे दौर कई बार आए और गुजर गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी हर टिप्पणी कीमती है। लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।